Assalamu alaikum students, this is Educate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. So here we are conducting Law Get series और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर वीडियोस हैं और जो तमाम अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहें. Today we will discuss Order 1 of CPC and Order 1 of CPC is all about parties to suit. इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा सेक्शंस का पार्ट था सीपीसी का हमारे लॉ कैट के सिलेबस के हवाले से वो हमने कंप्लीट कर लिया है. वो आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो आपने जो हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस हैं वहाँ से करनी है. और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट ऑर्डर से रिलेटेड. ठीक है, तो आज हमारा ऑर्डर 1 है जो कि कम्प्लीटली जो है डिस्कस करता है पार्टीज टू सूट को. मतलब एक सिविल सूट में कौन प्लेंटिफ होगा, कौन डिफेंडेंट होगा, और अगर किसी सूट में कोई एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, ठीक है, ज्वाइंटली जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं, देन क्या प्रोसीजर होगा. और अगर कोई डिफेंडेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो तब क्या प्रोसीजर होगा. ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी बताई गई हैं ऑर्डर 1 में. ठीक है, तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं रूल वाइज. सबसे पहले जो हमारा रूल है वो है हमारा रूल 1, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिव्स. ठीक है, कि कौन जो है वो एज अ प्लेंटिफ किसी भी सूट में है उसको ज्वाइन कर सकता है प्लेंटिफ के तौर पे. अब रूल 1 हमें बता रहा है कि प्लेंटिफ है कौन. ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स के जिसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी भी सिविल सूट के अंदर तो वो प्लेंटिफ बनेगा. फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, ठीक है, अगर उन्होंने एक घर है या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो कि उन्हें वरासत में मिली है, ठीक है, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए उन्होंने कोई मुकदमा दायर करना है, कोई सिविल सूट करना है, तो देन क्या होगा, वो दोनों भाई मिल के, ठीक है, ज्वाइंटली किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ जिसने उनकी जो वो प्रॉपर्टी है या फिर घर है उस पर कब्जा किया हुआ है, पोजेशन में लिया हुआ है उसको, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो दोनों जो होंगे भाई वो ज्वाइंटली एज प्लेंटिफ 1, ठीक है, और प्लेंटिफ 2 जो है वो मुकदमा दायर कर सकते हैं. तो वो दोनों जो होंगे वो प्लेंटिफ्स होंगे जो क्या करेंगे, जो सूट इंस्टीट्यूट करेंगे. ठीक है, जिनका जो है इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा या कोई एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या फिर कोई फैक्ट अराइज होगा. ठीक है, अब हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं. ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंड इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स, ठीक है, इन हुम एनी राइट टू रिलीव इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांसैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांसैक्शंस. ठीक है, अब क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एज अ प्लेंटिफ है तो उसका क्या है, कोई भी राइट या फिर कोई भी रिलीफ अगर उसने लेना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ज्वाइंटली और सेवरली और इन द ऑल्टरनेटिव. ठीक है, कि वो जो है वो ज्वाइंटली भी कर सकता है और अकेला भी जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है. किस लिए, जब एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, कि कोई भी कॉमन क्वेश्चन, कोई सेम इंटरेस्ट, कोई सेम जो है क्वेश्चन है, ठीक है, लॉ से रिलेटेड या फैक्ट कोई अराइज हुआ है तो उसके लिए जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है एज अ प्लेंटिफ, खुद भी या फिर ज्वाइंटली किसी को साथ अटैच करके भी उन लोगों को जिनका जो है क्वेश्चन जो है वो सेम है या जो फैक्ट है या फिर जिस चीज़ के लिए वो सूट करने जा रहा है उसके अंदर उनका इंटरेस्ट शामिल है. इसके बाद हमारा रूल 2 है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर 1 क्या बता रहा है रूल 2 में, कि अगर काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट हो एक ही सूट में और वो ज्वाइंटली उसमें प्लेंटिफ के तौर पर पेश हों तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अदालत के पास ये पावर है कि वो कह सकती है कि जी ये जो इतने सारे प्लेंटिफ जो है एक ही सूट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इस तरह क्या हो सकता है, जो ट्रायल है वो डिले हो सकता है. ठीक है, कि एक बंदा है वो पेश हो रहा है, जो दूसरा प्लेंटिफ है, सेकंड प्लेंटिफ है, थर्ड प्लेंटिफ है, फोर्थ प्लेंटिफ है, वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो पेश नहीं हो रहे या इस तरह करके जो है हाजिर नहीं हो रहे या जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्लीडिंग है वो अच्छी तरह से वो नहीं कर रहे. ठीक है, तो इस सेंस में क्या होगा, जो ट्रायल है वो डिले होगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर देगी सेपरेट ट्रायल के लिए. ठीक है, किसी भी ऐसे पर्सन को या जो प्लेंटिफ्स हैं जो ज़्यादा तादाद में आए हैं उनको भी ऑर्डर दे सकती है कि जी आप जो हैं आपने जो है सूट इंस्टीट्यूट करना है तो वो आप ग्रुप्स में इंस्टीट्यूट कर लें. ठीक है,
इस तरह करके, या फॉर एग्जांपल जैसे ये बेयर एक्ट पे लिखा हुआ है, व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ्स मे एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट। ठीक है, अब एम्बेरस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेंटिफ है ज्वाइंटली जिन्होंने जो है सूट इंस्टीट्यूट किया है, उनमें से अगर एक प्लेंटिफ है वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, वो जो है वो शामिल नहीं हो सकता ट्रायल में, या फिर डिले कर रहा है, वो आ नहीं सकता या आ नहीं रहा जानबूझ के, या कोई भी ऐसा सीन है, देन क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी कि भाई इस पर्सन का जो ट्रायल है, ठीक है, वो आप सेपरेट कर दें, जो बाकी हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं उस सूट को, उनको कहेंगे कि आप जो है वो अपना एज अ प्लेंटिफ जो आपका सूट है उसको कैरी ऑन करें, बाकी जो है उनका जो सूट है वो कोर्ट कहेगी कि वो सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद रूल 3 है, हु में बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स। सेम जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा प्लेंटिफ के बारे में कि ऐसे पर्सन्स जिनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिनका राइट इन्वॉल्व है, जिनका रिलीफ जिन्होंने लेना है किसी सेम चीज़ के लिए, ठीक है, जो सेम उनका क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर जो फैक्ट अराइज हुआ है वो सेम है उनका, तो देन वो ज्वाइंटली या फिर सेवरली क्या कर सकते हैं, एज अ प्लेंटिफ जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ जो हमारा रूल 3 हमें बता रहा है, वो हमने रूल 1 पढ़ा प्लेंटिफ से रिलेटेड। अब प्लेंटिफ में ये इसमें ये बताया गया है कि जिन प्लेंटिफ्स ने जो सूट इंस्टीट्यूट करना है वो जिसके खिलाफ करना है उसको क्या हम कहेंगे, उसको हम डिफेंडेंट कहेंगे। ठीक है, कि जिसके खिलाफ जो है यहाँ पे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स अगेंस्ट होम, ठीक है, एनी राइट टू रिलीफ, ठीक है, किसी भी कोई भी ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया गया है उसको हम कहेंगे कि ये डिफेंडेंट है। ठीक है, अब डिफेंडेंट जैसे कि हमने प्लेंटिफ का पढ़ा कि प्लेंटिफ जो है वो खुद से एक बंदा भी हो सकता है या ज्वाइंटली भी हो सकते हैं, सेम उसी तरह रूल 3 बता रहा है कि जो डिफेंडेंट हैं वो भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ज्वाइंटली भी वो जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रूल 4 है, कोर्ट में गिव जजमेंट्स फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज, जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है हम, ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि ऊपर जैसे हमने पढ़ा प्लेंटिफ जो है वो ज्वाइंटली हो सकते हैं, डिफेंडेंट्स भी ज्वाइंटली हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। तो अब कोर्ट ये देखेगी कि किस किस प्लेंटिफ के हक में जजमेंट पास करनी है या फिर किस किस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है जजमेंट पास करनी है, कोई ऑर्डर देना है या फिर कोई डिक्री पास करनी है, तो वो किसके हक में करनी है या किसके खिलाफ करनी है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ है ये कोर्ट के ऊपर होगी, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, ये कोर्ट पे होगा जो वो डिसाइड करेगी थ्रू आउट द ट्रायल कि किसकी फेवर में जजमेंट देनी है या किसके अगेंस्ट देनी है। ठीक है, दोनों केसेस में। इसका रूल 4 का जो पार्ट है वो ये बता रहा है प्लेंटिफ्स के बारे में कि जी जो जजमेंट है वो किसी अगर ज्वाइंटली प्लेंटिफ्स हैं, ठीक है, तो किसी एक प्लेंटिफ के हक में भी हो सकती है, दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरह डिफेंडेंट्स में भी ऐसे हो सकता है कि किसी एक के हक में भी हो सकती है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये रूल 4 में बताया गया है। इसके बाद रूल 5 है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जहां पर जो डिफेंडेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हैं, ज्वाइंटली जो हैं, ठीक है, जिनके अगेंस्ट जो है वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज्वाइंट डिफेंडेंट है उनका पूरे के पूरे जो रिलीफ में है इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक माँ है, ठीक है, उसने सूट इंस्टीट्यूट किया है डाइवोर्स के लिए, खुला के लिए। ठीक है, अब खुला लेना चाह रही है और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस का दावा भी कर रही है। ठीक है, अब ये इन दोनों का जो इंटरेस्ट है ये सेम नहीं है। माँ का उस सूट में इंटरेस्ट और है, बच्चे का जो है इंटरेस्ट और है, बच्चे का इंटरेस्ट मेंटेनेंस तक है। ठीक है, कि उसको बाप से मेंटेनेंस चाहिए। अब इस तरह की सेंस में जो हमारा रूल 5 बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जो डिफेंडेंट्स हैं या जो प्लेंटिफ्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो तमाम के तमाम केस में हो। ठीक है, उनका इंटरेस्ट पार्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो है हमारा रूल 5 बता रहा है। इसके बाद रूल 6 है, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेंटिफ है, ठीक है, कोई पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ज्वाइंटली भी हो सकता है, सेवरली भी हो सकता है, उसमें कोई एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई वायलेशन करता है, ठीक है, तो वो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, वो जब सूट इंस्टीट्यूट करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आदमी शामिल थे उन सब के खिलाफ जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा रूल 7 आ गया, व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम whom redress इज टू बी sought। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई प्लेंटिफ हो और उसे डाउट हो कि वो किस किस को एज अ डिफेंडेंट ले, ठीक है, या उसको ये डाउट हो कि भाई किस बंदे ने मेरा जो राइट है इंफ्रिंज किया है, किस हद तक किया है, ठीक है, तो वो अगर डाउट हो तो वो क्या करेगा, वो उन तमाम लोगों को डिफेंडेंट लिस्ट में शामिल कर देगा जिन पर उसे डाउट होगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि भाई इसमें से नेसेसरी पार्टी कौन सी है, ठीक है, और जो है वो नॉन ज्वाइंडर कौन है या फिर मिस ज्वाइंडर कौन है। ये चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर एक पर्सन को डाउट होगा देन वो क्या करेगा, वो उन तमाम पर्सन्स को जो है वो एज अ डिफेंडेंट अपने सूट के अंदर जो है उनको कर सकता है, मेंशन कर सकता है कि जी फलां फलां बंदों पर मुझे डाउट है। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या ये दुरुस्त है, इनमें से कौन से आदमी जो हैं वो डिफेंडेंट्स हैं, लाइबल हैं, और कौन से नहीं हैं, और किस एक्सटेंट तक हैं, ठीक है। इसके बाद रूल 8 है, वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंपल सी बात बताई गई है कि जी अगर एक पर्सन ने सूट इंस्टीट्यूट किया है, बार बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ज्वाइंटली प्लेंटिफ का या ज्वाइंटली डिफेंडेंट का, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर जो प्लेंटिफ हैं या फिर डिफेंडेंट हैं वो एक या एक से ज़्यादा हैं, देन क्या हो सकता है, अगर कोर्ट ने पेशी के लिए बुलाया है, ठीक है, तो उन प्लेंटिव्स में से या डिफेंडेंट्स में से कोई एक पर्सन भी जो है वो दूसरों के बिहाफ पर जाके जो है वो पेश हो सकता है, ठीक है, अगर उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो इन्वॉल्व है उस सूट के अंदर। देन क्या होगा, हमारा रूल 8 बता रहा है ऑर्डर 1 का, कि वो एक पर्सन जो है बाकी तमाम के बिहाफ पे जाके वहाँ पे जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। इसके बाद जो हमारे फर्दर रूल्स हैं, रूल 9 है हमारा ऑर्डर 1 का, फिर रूल 10 है। 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैंने सेपरेट पार्ट में बनाया थी, ठीक है। इसके बाद हमारे जो 13 तक जो हैं वो रूल्स आने हैं, वो हमारे सेकंड पार्ट में होंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट जो आज का लेक्चर था वो रूल 1 से लेके रूल 8 तक था, ठीक है, ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ आ जाए। इसके बाद हम अपना जो रूल 9 10 जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अबाउट मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो आपको स्क्रीन पे नोट्स नज़र आ रहे हैं वो स्पेशली वो जो है लॉ गैट के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, तो उनको आपने ज़रा ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, ठीक है, और अपने जो पेपर की तैयारी है वो अच्छे से करनी है। और जो बाकी का कॉन्सेप्ट है, बाकी के जो हमारे रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिए हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।